हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 11 को, जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये यूनिट 4 में आता है। यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी। तो यूनिट 4 में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी प्लांट के बारे में, जो कि हम लोग एक एक करके डील करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे चैप्टर 11 को, जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर के आगे के कुछ हिस्से को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग की जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। इसी में हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो को एंड किया था यहाँ से। आज हम लोग आज की वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हम लोग का ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, बेसिकली ये समझ लीजिए। देखिए, डिफ्यूज़न होता है, आप लोगों को पता है, जो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वो डिफ्यूज़न होता है। तो जब उसमें क्या है कि जब वही डिफ्यूज़न जब वाटर में होगा और उसमें एक परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ होगा, जो कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगा, तो वो हो जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में फ़िल्टर आजकल आता है आरओ, जो कि होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें कि ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस है वो उल्टा चलता है। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये आप लोग सब जाके गूगल में ज़रूर सर्च कीजिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो आप लोग का आरओ फिल्टर है वो कैसे काम करता है। तो बेसिकली आप लोगों ने ऑस्मोसिस समझ लिया। आप देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। The cell wall is freely permeable to water and substances in solution, hence it is not a barrier to movement. इसमें यह कह रहा है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होते हैं। तो उनका जो सेल वॉल होता है वो उससे वाटर फ्रीली परमेबल कर जाता है। ठीक है, वाटर हो गया, सब्सटेंस हो गया, वो इजीली मूव कर सकता है उसे। ठीक है, वो मेम्ब्रेन से इजीली मूव नहीं करेगा, लेकिन सेल वॉल से वाटर और जो सब्सटेंस है वो इजीली मूव करता है, इसलिए वो बैरियर का काम नहीं करता है। आगे देखते क्या लिखा हुआ। इन द प्लांट्स द सेल यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हुज कंटेंट्स the vacuolar sap contribute to the solute potential of the cell. In plant cells, the cell membrane and the membrane of the vacuole, the tonoplast, together are important determinants of movements of molecule in or out of the cell. इसमें यह कह रहा है कि जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वाटर पोटेंशियल होता है, फिर सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, फिर प्रेशर पोटेंशियल होता है। तो ये तीनों क्या होता है, ये क्या है कि मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, अच्छे से देखिए, पूरी सारी की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो इस लाइन का कहने का ये मतलब है कि जो प्लांट का सेल होता है उसमें वैक्यूल पाए जाते हैं। अब प्लांट सेल का वैक्यूल लार्ज होता है, हम लोग जानते हैं। तो वैक्यूल में वैक्यूलर सैप होता है। तो वैक्यूलर सैप का काम क्या होता है कि सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल को बढ़ाता है। ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है सेल के सॉल्यूट पोटेंशियल में। और फिर क्या लिखा हुआ है कि प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका, और जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये सभी क्या है कि एक साथ मिल के मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट्स होते हैं सेल के अंदर और बाहर, उसमें हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपने स्क्रीन में देख सक रहे हैं कि मैंने कुछ लाइन को हाईलाइट किया हुआ है। ये बेसिकली क्या है कि ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब लाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या इससे पहले भी विजिट कर चुके हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहें और जब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्मोसिस। Osmosis is the term used to refer specifically to the diffusion of water across a differentially or selectively permeable membrane. Osmosis occurs spontaneously in response to a driving force. देखिए, इसमें भी वही लिखा जो मैंने कहा था कि जब डिफ्यूज़न होता है वाटर का और एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन वहाँ रहता है, तो वही डिफ्यूज़न जो होता है ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या है कि लगातार होगा अगर कोई ड्राइविंग फोर्स रहेगा तो। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन दी बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
अब इसमें कह रहा है कि दो फैक्टर होते हैं जो ऑस्मोसिस को अफेक्ट करते हैं, जिससे ऑस्मोसिस का स्पीड जो होता है वो स्लो और हाई होता है। तो क्या होता है वो? प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इससे क्या होगा? इससे ऑस्मोसिस का जो रेट है वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आगे बढ़ते हैं। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल until equilibrium is reached. At equilibrium, the two chambers should have nearly the same water potential. इसमें यह कह रहा है कि वाटर का मूवमेंट कैसा होगा? हायर टू लोअर होगा। तो हायर से लोअर तक मूव करेगा, और जब हायर से लोअर में मूव कर रहा है, जब इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों साइड इक्वल कंसंट्रेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि दोनों का वाटर पोटेंशियल जो है दोनों कंटेनर का वो सेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन में ये जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, इसी के बारे में लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन किया और क्वेश्चन दिया गया है कि इसको सॉल्व कीजिए और इसमें बताइए कि क्या क्या इसका सॉल्यूशन का है, इसमें क्या सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, क्या प्रेशर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन है, तो उसमें बताया कि कैसे प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, कैसे सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यही सब को लेके इसने बताया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैंने हाईलाइट किया, वो क्या है वो देख लेते हैं। मोर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। इसका कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा ना, सॉल्यूट मतलब कि जैसे कि प्योर वाटर है, उसमें हम लोगों ने चीनी मिला दिया, ठीक है, तो वो होता है सॉल्यूट, और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, और दोनों का मिलके जो बनेगा चीनी वाला पानी वो हो जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वाटर को रोकने के लिए कि उसका डिफ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा प्रेशर का रिक्वायरमेंट रोकने के लिए वाटर को, कि वाटर का डिफ्यूज़न नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक लाइन है जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, वो आप लोग कर लीजिएगा, ये वाली और यहाँ इसमें ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा क्या है कि पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड वाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज़ निगेटिव। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कहीं भी वो पॉजिटिव प्रेशर होगा, और कहीं भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा तो वो निगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल्स और टिश्यूज़ विथ रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जो प्लांट सेल का बिहेवियर होता है या टिश्यूज़ का जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसके रिगार्ड में, कि उनका जो मूवमेंट हो रहा है वाटर को वो कैसे बिहेव करते हैं उसको लेकर, ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। एक मिनट, मैं ज़रा थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर एक्सटर्नल किसी सॉल्यूशन में मान लीजिए सेल रख दिए, ठीक है, तो जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है अगर उसका वो क्या है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ठीक है, मीन्स कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन भी का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मान लीजिए सेम है, वहाँ भी सब कुछ सेम, और साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम, तो वो कहलाएगा आइसोटोनिक। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को आइसोटोनिक समझ में आ गया। अब आता है हाइपोटोनिक। इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म इट इज़ हाइपोटोनिक, एंड इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड इट इज़ हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक में क्या है कि जब बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो सेल का, वो हो जाएगा आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या है, हाइपो वर्ड को पकड़िएगा, हाइपोटोनिक में मतलब है कि जब बाहर का सॉल्यूशन का जो डाइल्यूशन रहेगा, ठीक है, तो बाहर का सॉल्यूशन जब ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा एज कंपेरिजन टू सेल का साइटोप्लाज्म, तो वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। फिर आता है हाइपरटोनिक।
हाइपरटोनिक में क्या होगा, जब बाहर का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, जब बाहर का सॉल्यूशन कंसंट्रेट ज़्यादा होगा ये एज़ कम्पेयर टू सेल का साइटोप्लाज्म से, तो उसको कहेंगे हम लोग हाइपरटोनिक, ठीक है। चलिए, सेल स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब है कि जब हाइपोटोनिक होगा ना, जब बाहर में डाइल्यूट ज़्यादा हो रहा है अंदर में कम, तो बाहर से सब्सटेंस अंदर की ओर जाएंगे सेल में, हायर टू लोअर मूव करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल फूल जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। और जब हाइपरटोनिक है, जब बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल का कम, ठीक है, तो कंसंट्रेशन है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें उल्टा मूवमेंट होगा। तो इसमें क्या होता है कि सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाएगा, वो पतला हो जाएगा, ठीक है, उससे बाहर मॉलिक्यूल बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्लाज्मोलाइसिस occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall। तो प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, तो प्लाज्मोलाइसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि जब वाटर जो है सेल में पाया जा रहा है, जब वो सेल से बाहर आ जा रहा है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका पतला हो जा रहा है, श्रिंक कर जा रहा है, अपने सेल वॉल में जैसे अटैच है, वाटर निकला तो वो श्रिंक कर जा रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है प्लाज्मोलाइसिस का डायग्राम। ये देखिए प्लाज्मोलाइज्ड वाला कैसा सेल है, सब वाटर सब जो बाहर निकल रहा है तो ये श्रिंक करते जा रहा है। ये फ्लैसिड है, इसमें से यहाँ से थोड़ा सा वाटर निकला है। ये टर्गिड है, टर्गिड में देखिए सेल का जो आपको बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा फुला हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल पे इधर साइड में प्रेशर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The cell wall is said to be plasmolized. The movement of water occurs across the membrane, moving from an area of higher water potential, that is the cell, to an area of lower water potential outside the cell। इसमें यह कह रहा है कि जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से हम लोगों ने देखा कि जो वाटर है वो श्रिंक कर जा रहा, वो अंदर से बाहर चल जा रहा है, तो वो श्रिंक कर रहा, इसलिए सेल प्लाज्मोलाइज्ड कहला रहा। तो उसमें जो वाटर का मूवमेंट होगा कैसा होगा, जाहिर सी बात है, हायर वाटर पोटेंशियल है अंदर तो हायर टू लोअर होगा, तो मेन सेल से जो सेल के अंदर हायर वाटर पोटेंशियल है तो बाहर जाएगा, अब बाहर में कैसा होगा, लोअर वाटर पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक, फ्लैसिड, हाइपोटोनिक, ये सब क्या होता है देख लेते हैं। When the cell or tissue is placed in an isotonic solution, there is no net flow of water towards the inside or outside. If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic। इसमें कहने का मतलब है कि जब एक आइसोटोनिक है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, आइसोटोनिक में जब इक्वल रहेगा, अंदर का भी इक्वल बाहर का भी इक्वल, तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब एक सेल को डाला गया तो जब इक्वल है दोनों का कंसंट्रेशन, तो मूवमेंट तो होगा ही नहीं, ना बाहर से अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर आएगा। तो जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो जब साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है और वाटर का मूवमेंट नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, आइसोटोनिक, ठीक। अब है फ्लैसिड क्या होता है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल and are in equilibrium, the cells are to be flaccid। फ्लैसिड कहने का मतलब है कि जब वाटर सेल से बाहर निकला और फिर अंदर गया, तो अंदर बाहर कर रहा है लेकिन सेल का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में तो वो क्या कहला जाएगा, फ्लैसिड। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। When the cells are placed in a hypotonic solution, higher water potential or dilute solution as compared to the cytoplasm, water diffuses into the cell, causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall. This is called Turgor pressure। इसमें यह क्या कह रहा है कि जैसा कि हम लोग ने पढ़ा भी ऊपर में कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि बाहर का सॉल्यूशन का डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा, तो इसका मतलब यह है कि वाटर पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा होगा और सेल में क्या होगा, कम होगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा, तो उससे क्या होगा, सेल स्वेल होगा, फूलेगा। तो जो सेल फूलेगा तो उससे क्या है कि वो प्रेशर जनरेट करेगा अपने सेल वॉल की तरफ,
तो जो प्रेशर जनरेट कर रहा है उसी को कहेंगे हम लोग टर्गर प्रेशर, ठीक है। और जो टर्गर प्रेशर हो गया और जो प्रेशर का पोटेंशियल है उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रेशर पोटेंशियल। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो प्रेशर तो हो रहा है टर्गर प्रेशर, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या बोलेंगे, प्रेशर पोटेंशियल। और साइन क्या है, साइन है उसका साई पी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर। दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। इसका ये कहने का मतलब है कि सेल वॉल जो सेलुलोज का बना होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो क्या है, रप्चर नहीं करता, वो टूटता नहीं है, ठीक है। सेल कितना भी फूले उसको कुछ नहीं होगा, शेप चेंज होगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो टर्गर प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली कह रहा है कि ये ही रेस्पॉन्सिबल होता है सेल का ग्रोथ में और इनलार्जमेंट में, ठीक है। तो सेल का ग्रोथ और इनलार्जमेंट में कौन रेस्पॉन्सिबल है, टर्गर प्रेशर। अब आता है इनबाइबिशन। अब इनबाइबिशन क्या होता है ये देख लेते हैं। इनबाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स कोलाइड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो जब कोई सॉलिड मटेरियल है या कोलाइड है, ठीक है, तो सॉलिड मटेरियल और कोलाइड जब वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि वाटर का मूवमेंट को डिफ्यूजन कहेंगे, ये ऑस्मोसिस कहेंगे। तो जब सॉलिड और कोलाइड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इनबाइबिशन। वो एक क्या है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन ही, लेकिन उसका नाम यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि सॉलिड और कोलाइड एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, कहेंगे इनबाइबिशन। इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, द क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ इनबाइबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। अब क्या है कि बिच्चा होता है सीड और ड्राई वुड, वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वही इनबाइबिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ इट वेयर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू imbibition, seedling would not have been able to emerge out of the soil into the open. They probably would not have been able to establish. इसका कहने का मतलब है कि अगर सीड में इम्बाइबिशन नहीं होता, अगर वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, तो सीड में ग्रोथ नहीं होता, उसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं होते। तो क्या है कि एक सीड से जो छोटा प्लांट निकल के आता है जमीन से, वो नहीं निकलता, तो उससे क्या है कि सीड अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करता और वो डेड हो जाता। तो इनबाइबिशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो जैसा कि हम लोग ने देखा, शॉर्ट डिस्टेंस में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है, जिसमें हम लोग सिंपल डिफ्यूज़न पढ़ा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा और इनबाइबिशन भी पढ़ी, ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट वो देखते हैं। शॉर्ट में तो डिफ्यूज़न है, अब लॉन्ग में क्या है वो देख लेते हैं। The path of water movement is through the vascular bundle, more specifically the xylem. देखिए अब इतना क्या है कि इतना ऊपर में जो लिखा ना, ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पढ़ के समझ जाएंगे कि जो वाटर वस्कुलर बंडल होता है, वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का काम है वाटर को कैरी करना, और जाइलम में कौन करेगा कैरी, जाइलम ट्रैकेट्स और वेजल। और फ्लोएम का काम है फूड कैरी करना। तो जाहिर सी बात है वाटर मूवमेंट हो रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस में, तो कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस within a plant cannot by diffusion alone. Diffusion is a slow process. It can account for only short distance movement of molecule. इसमें यह कह रहा है कि डिफ्यूज़न, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डिफ्यूज़न एक शॉर्ट मीनी स्लो प्रोसेस है, जल्दी नहीं होता है, बहुत स्लो है। तो जो क्या है कि अगर जो वाटर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा उसमें डिफ्यूज़न अकेले मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्लो प्रोसेस होता है। वो सिर्फ शॉर्ट मूवमेंट के लिए, वाटर मॉलिक्यूल का अगर शॉर्ट मूवमेंट करना है तो सिर्फ उसी के लिए वो जाना जाएगा। तो फिर भैया जब बात ऐसी है कि जब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही है डिफ्यूज़न, तो लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होता है वाटर का, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए जानते हैं कैसे होता है। Water and minerals and food are generally moved by a mass or bulk flow system.
इसमें कह रहा है कि वाटर, मिनरल या फूड जो लिप्स में बन रहा है वो जब मूव करेगा तो मास सिस्टम में करेगा, मास या बल्क फ्लो सिस्टम में मूव करेगा। मतलब यह है कि उसका अधिक अमाउंट में करेगा, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, मास फ्लो करेगा। ठीक है। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और एन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट। मैं कह रहा है कि जब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में मास में ट्रांसफर करना मीन्स अधिक अमाउंट में, तो क्या है कि दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा। तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या है कि वाटर का जो वाटर, फूड, किसी का भी मूवमेंट मास में हो सकता है। ठीक है। तो उसका कारण क्या है? बल्क में ट्रांसफर होने का प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज थ्रू द कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब क्या है कि जो हम लोगों ने देखा कि वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में हो रहा है, वो क्यों हो? तो बेसिकली वाटर का जो ट्रांसफ़र होगा लॉन्ग डिस्टेंस, वो ट्रांसपिरेशनल पूल के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशनल पूल क्या होगा अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो जो बल्क मूवमेंट देखा हम लोगों ने कि जो भी वाटर, फूड, मिलने सब का जो मूवमेंट होगा वो बल्क में होता है, और उसका कारण होता है प्रेशर जो होता है दो पॉइंट के बीच में, उसके डिफरेंस की वजह से। तो ये जो बल्क मूवमेंट हो रहा है, तो उसी बल्क मूवमेंट जो हो रहा है सब्सटेंस, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। देखिए वर्ड को ब्रेक कीजिएगा, समझ में आया। ट्रांसलोकेशन मीन्स कुछ ट्रांसफ़र करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। अब हम लोग जानेंगे कि प्लांट जो है वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है। हम लोग इतना जानते हैं कि रूट में रूट हेयर होते हैं, और रूट हेयर के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो वो कैसे करता है देखते हैं। The responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of the root hairs that are present in millions at the tips of the roots। ये तो जान रहे हैं, इसमें वही लिखा हुआ है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वाटर एब्जॉर्ब करने का, मिनरल एब्जॉर्ब करने का किसका है? रूट हेयर्स का, जो कि रूट के टिप पे होता है। कहाँ? एपिडर्मिस में। कितने तरह के लेयर होते हैं टिश्यू के? अगर आप लोगों को इनको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इस चैप्टर के एंड में बताता हूँ। ठीक है। चलिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन। तो इसमें क्या रहा है कि किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होगा? डिफ्यूजन से, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, वो डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होगा। जो रूट हेयर जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा वो कैसे करेगा? डिफ्यूजन से। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर्स बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। इसमें ये कह रहा है कि जब रूट हेयर प्लांट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या है कि जाइलम तक जाएगा। जो जाइलम अंदर मिल रहा है वस्कुलर बंडल में, तभी ना जाके वो वाटर का मूवमेंट करेगा, क्योंकि रूट हेयर मिल रहा है एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा? रूट है, बताइए क्या आएगा? कॉर्टेक्स आएगा, क्योंकि स्टेम होगा तब हाइपोडर्मिस आता है। तो एपिडर्मिस के बाद आएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर वस्कुलर बंडल, फिर पिथ। तो वस्कुलर बंडल में ही जाइलम फुला हुआ, तो उसको रूट हेयर से ट्रेवल करते हुए वस्कुलर बंडल तक आना है। ठीक है। उसके लिए दो पाथ होते हैं, एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। ये क्या होता है देखते हैं। The apoplast is the system of adjacent cell wall that is continuous throughout the plant except at the Casparian strips of the endodermis in the roots. The apoplasmic movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cell। इसमें यह कह रहा है कि जो एपोप्लास्ट में जो वाटर का मूवमेंट होगा, वो जो स्पेस होगा ना दो सेल के बीच में या सेल वॉल में जो स्पेस होगा उसके थ्रू होता है। ठीक है। सेल के अंदर से बीच से नहीं जाएगा, वो सेल के वॉल से। देखिए जैसा कि डायग्राम में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिख रहा है आप लोग को वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ये स्पेस है यहाँ पे। ठीक है। ये होता है एपोप्लास्ट। यहाँ और यहाँ पे जैसा कि इसने कहा कि जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा वहाँ से वॉल्स के जो स्पेस है वहाँ से मूवमेंट नहीं हुआ, फिर उसके बाद उसको क्या है सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से सिम्प्लास्ट का जो वे है वैसे होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेगा? वाटर का मूवमेंट को रोकता है वो। ठीक है। एपोप्लास्ट वे में रोकेगा, फिर धीरे धीरे जाइलम में जाएगा। देखिए और सिम्प्लास्ट क्या होता है? जो वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर से होते हुए जा रहा है। ये देखिए जो सेल का कनेक्शन है
उससे होते हैं एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस होते हुए पेरिसाइकिल होते हुए जाइलम, ठीक है। और एपोप्लास्ट क्या है कि स्पेस से होते हुए आया यहाँ तक, अभी यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप है तो यहाँ इसका मूवमेंट रुक के फिर यहाँ पे भी सिम्प्लास्ट बन जाता है, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट, वो तो है, जितना ग्रेडियंट होगा उसी हिसाब से मूवमेंट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसा रहेगा वाटर का मूवमेंट वैसा रहेगा। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। कह रहा है कि एपोप्लास्ट तो हम लोगों ने देखा कोई बैरियर तो प्रोवाइड कर नहीं रहा था, इसलिए वाटर का जो मूवमेंट होगा वो मास में होगा, बल्क में। एज वाटर इवापोरेट्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस और द एटमॉस्फेयर, tension develop in the continuous stream of water in the apoplast. Hence, mass flow of water occurs due to the adhesive and cohesive properties of water. तो एपोप्लास्ट कोई बैरियर नहीं फॉर्म करेगा और उसमें मास फ्लो होगा। तो मास फ्लो कैसे होता है? देखिए क्या है कि जब वाटर जो है इवापोरेट होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। वाटर का जैसे इवापोरेशन हो रहा है इंटरसेलुलर स्पेस में और एटमॉस्फेयर में, वहाँ एक टेंशन डेवलप होता है जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसमें। तो उससे क्या होगा कि वाटर में एक कोहेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ने वाला। तो एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी जो है उसी के थ्रू क्या है कि इसका मास फ्लो होता है, ठीक है। और वाटर का इवापोरेशन से क्या हो रहा है कि एपोप्लास्ट में जो वाटर मूव कर रहा है उसमें टेंशन हो रहा है। अब आता है सिम्प्लास्टिक। तो मैंने पहले डायग्राम के थ्रू बता दिया कि सिम्प्लास्ट में वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, सेल के बीच में। द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंडेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें यही है कि जो आपस में दो सेल अटैच रहेंगे या सेल के अंदर का जो लेयर है सब अटैच रहेगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है। तो उसी में मूवमेंट होता है सेल के अंदर में। During symplastic movement, the water travel through the cells. Their cytoplasm intercellular movement is through the plasmodesmata. अभी देखा हम लोगों ने प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में कैसे सेल पाए जाते हैं, पैरेन्काइमेटस से, तो उनके थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है। वाटर हैज़ टू इंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हैज द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर। मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसमें कह रहा है कि जो वाटर सेल में घुसा तो सेल में घुसेगा तो जाहिर सी बात है उसमें सेल ऑर्गेनेल तो हो गए ना, तो वहाँ पे वाटर का मूवमेंट कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक मिला तो वाटर मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और एपोप्लास्ट से जो वाटर मूवमेंट कर रहा है तो वहाँ पे कोई बैरियर नहीं था, कुछ नहीं था, तो वहाँ वाटर का मूवमेंट फास्ट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Most of the water flow in the roots occurs via the apoplast since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement. However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of the band of submerged matrix called the Casparian strip. तो इसका कहने का मतलब है कि ज़्यादातर वाटर फ्लो करेगा तुम्हारा एपोप्लास्ट से, सिम्प्लास्ट कम होता है। वो जाके कहाँ है, एंडोडर्मिस में एक सबराइज्ड मैट्रिक्स मिलता है जिसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो वो वाटर को जाने नहीं देता, तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे जाके वो सिम्प्लास्ट हो जाता है। इसमें वही कहने का इसका मतलब है कि वाटर जो फ्लो होगा ज़्यादातर वो होगा एपोप्लास्ट में, क्योंकि कॉर्टिकल का जो सेल है कॉर्टेक्स का वो लूजली पैक्ड होता है, वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन इनर बाउंड्री जो है कॉर्टेक्स का जो कि एंडोडर्मिस कहलाता है, वहाँ पे एक सबराइज्ड मैट्रिक्स होते हैं जो कि वाटर को जाने नहीं देता, वो होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis. हम लोग देखा डायग्राम में कि एंडोडर्मिस में आके वाटर का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, सिम्प्लास्ट, वही कह रहा है यहाँ। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन इंटर द वास्कुलर सिस्टम, और यही एक लौता वे है जिससे कि वाटर या अदर सॉल्यूट जो होते हैं मिनरल्स है वो वास्कुलर बंडल में जाते हैं, ठीक है। In young roots, water enters directly into the xylem vessels or tracheids. These are non-living conduits and so are parts of apoplast. इसमें कह रहा है कि जो यंग रूट्स होते हैं, जो नए नए होते हैं, उसमें वाटर डायरेक्टली एंटर कर जाता है जाइलम वेसल्स में और ट्रैकेट में, और जो जाइलम वेसल और ट्रैकेट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं
इसीलिए ये पार्ट होते हैं किसका, एपोप्लास्ट का। ठीक है, जो यंग होंगे वहाँ पे यंग में कैस्पिरियन स्ट्रिप नहीं ना बनता है, वो क्या है कि जैसे ही आपका ओल्ड होगा तो वो कैस्पिरियन स्ट्रिप बनेगा। अब क्या है कि माइकोराइजा क्या होता है, जब किसी भी फंगस का रूट प्लांट रूट के साथ एसोसिएशन होता है ना, उसको कहते हैं माइकोराइजा। तो वहाँ क्या है कि फंगस का क्या काम है, एसोसिएशन जो बना रहा है वो भी रूट एब्जॉर्ब करने का ही काम करेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेगा, जो प्लांट फंगस का जो बॉडी होता है हम लोग जाते हैं उसको क्या बोले, वो हैप्पी का बना होता है, अब फुल बॉडी को माइसेलियम। तो हैप्पी का काम क्या है कि वो जो सरफेस एरिया होता है वाटर एब्जॉर्ब करने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है हैप्पी के पास। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जैसे एज़ कम्पेयर टू रूट हेयर, तो ज़्यादा वॉल्यूम में एब्जॉर्ब करेगा, जो कि रूट सीधा नहीं कर पाता, और ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा वाटर प्लांट को मिलेगा, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसका। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उससे माने कि प्लांट का जो फंगस का एसोसिएशन हो रहा है, जो माइक्रोराइजा कर रहा है, वो बेनिफिशियल है। पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा। तो मैं ये कह रहा है कि पाइनस का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और इस्टेब्लिश भी नहीं कर पाएगा अगर माइक्रोराइजा नहीं हुआ तो, क्योंकि माइक्रोराइजा क्या करेगा, उसका हाइपी जो है वो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, मीन्स कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब है वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। अब वाटर मूवमेंट है ना, तो वो ऊपर कैसे जाता है, एब्जॉर्ब तो हो गया, ऊपर कैसे जाता है ये देखिए। We looked at how plant absorb water from the soil and move into the vascular tissue। और हम लोग पहले मैंने बता दिया कि शॉर्ट ट्रेवल करेगा डिफ्यूज से, लार्ज करेगा कैसे, ट्रांसपिरेशन पूल, जो प्रेशर जनरेट होगा उसके वजह से। वी हैव नाउ हैव टू try and understand how this water is transported to various parts of the plant. Is the water movement active or is still passive? Since the water has to be moved up a stem against gravity, ठीक है, what provide the energy for this? इसमें ये कह रहा है कि वाटर का जो मूवमेंट है वो स्टेम में जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी तो नीचे ना खींचता है, लेकिन वो ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उसको क्या एनर्जी मिल रहा है, जो वापस जा रहा है ऊपर तक जा रहा है, उसी को देखेंगे हम लोग। रूट प्रेशर, as various ions from the soil are actively transported into the vascular tissues of the root, water flows in potential gradient and increase the pressure inside the xylem. This positive pressure is called root pressure and can be responsible for pushing up water to small heights in the stem. इसमें क्या रहा है कि एक प्रेशर होता है जो रूट प्रेशर होता है, जब क्या है कि मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब किए तो उसमें क्या है कि वेरियस आयन आया, जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आयन आएगा। तो जब वो आयन आएगा तो उसे क्या करेगा कि जाइलम के अंदर जा रहा है तो जाइलम का प्रेशर बढ़ा देगा। तो जाइलम का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, कौन, जो आयन और वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, वो जाइलम का प्रेशर इंक्रीज कर दिए, तो जो वो प्रेशर जाइलम के अंदर बना ना, उसी को कहेंगे हम लोग रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर जब बन गया तो वही क्या करेगा कि जो वाटर का जो पुशिंग होता है स्मॉल डिस्टेंस में उसको हेल्प करेगा। ठीक है, जो वाटर का माने कि पुश कर देगा, जो शुरुआती पुश होता है ना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो रूट प्रेशर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन। अब क्या एक प्रोसेस होता है गटेशन, तो गटेशन बोलिए या ग्यूटेशन, तो ये क्या होता है, तो गटेशन बेसिकली क्या है कि जो वाटर का लॉस हो रहा है उसके लिक्विड फेज में, जब वो लिक्विड है जमा नहीं है और ना ही वाटर वेपर बना है, ठीक है, और लिक्विड फेज ही है वो, उसी में उसका लॉस हो रहा है, तो उसी को कहेंगे गटेशन। और इवापोरेट होकर लॉस होगा तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, root pressure can at best only provide a modest push in the overall process of water transfer. Root pressure does not account for the majority of water transfer. Most plant meet their need by transpiratory pull. तो इसमें क्या रहा है कि हम लोग अभी ने पढ़ा कि रूट प्रेशर क्या करेगा, वो शुरुआत करेगा, वो वाटर जो है जो ऊपर तक जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसको शुरुआत करेगा ढकेलने का रूट प्रेशर। ठीक है, तो ढकेलने का तो शुरुआत कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रोसेस, तो कुछ फोर्स होता है जो कि वाटर को अपनी ओर टानता है, जो ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में रूट है, लेकिन ऊपर कौन ले जाएगा, ट्रांसपिरेशन पूल। ठीक है, चलिए, तो ट्रांसपिरेशनल पूल में क्या होता है कि जो वाटर जैसे कि बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें वो
वहाँ तक जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या है कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, तो एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी प्लांट ने 100% वाटर को एब्जॉर्ब किया तो उसमें से मोर देन 95% इवापोरेट हो जाएगा लीव के थ्रू, ठीक है, उसके स्टोमेटा के थ्रू इवापोरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और कुछ ही परसेंट को वो फोटोसिंथेसिस और प्लांट प्रोसेस में यूज कर पाते हैं। तो वहाँ जो ट्रांसपिरेशन जो चल रहा है लीव्स में, तो वहाँ वाटर का ज़रूरत है, तभी तो इवापोरेट हो रहा है, नहीं तो वाटर मर जाएगा। तो वहाँ से क्या एक पूल जनरेट हो रहा है जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशनल पूल। तो वो पूल क्या करता है, जो वाटर जो है जो नीचे से आ रहा है उसको वहाँ तक लीव्स में और डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। Most researchers agree that water is mainly pulled through the plant and that the driving force for this process is transpiration from the leaves। देखिए जब मैंने कहा वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। This is referred to as the cohesion tension transpiration pool model of water transport। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पूल। और उस मॉडल को क्या बोलेंगे, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पूल मॉडल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो मोर देन 95%, मान लीजिए 99% वाटर चला गया एटमॉस्फेयर में, और 1% वाटर उससे भी कम होता है वो जाता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और यही वाटर के लॉस को कहते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। देखिए वाटर का लिक्विड फेज में लॉस को गटेशन बोलते हैं, जब वही वाटर प्लांट में लीव्स के थ्रू वाटर वेपर बन के लॉस हो रहा है तो उसको कहेंगे ट्रांसपिरेशन। तो वो कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा, क्योंकि उसी के थ्रू ओपनिंग में ना लाइट एब्जॉर्ब होता है, वाटर वेपर बाहर जाएंगे। बिसाइड द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ ऑल्सो अकर थ्रू दिस स्टोमेटा। वो तो जान ही रहे कि स्टोमेटा में क्या है, गार्ड सेल पाए जाएंगे। गार्ड सेल का काम क्या है, स्टोमेटा को ओपन करना बंद करना, ठीक है। और गार्ड सेल में ही आपके पाए जाएंगे क्लोरोप्लास्ट, ये भी याद रखिएगा। तो गार्ड सेल में स्टोमेटा में गार्ड सेल है, वो ओपन हुआ, लाइट पड़ा, ओपन हुआ, तो उससे क्या हुआ, गैस का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। क्या यही होता है, ये रात में होता है। दिन में क्या करेगा, दिन में ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा एकदम। और वाटर का लॉस होगा, ठीक है। एक है स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है, देखिए स्टोमेटा का जो अंदर का सेल वॉल होता है, ठीक है, जो इनर वॉल होता है स्टोमेटा का, उसी को कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर, उसमें एक छेद होता है, ठीक है। When turbidity increases within the two guard cell flanking each stomatal aperture or pore, the thin outer walls bulges out and the force the inner wall into a crescent shape। इसमें यह कह रहा है कि ओपनिंग मीन्स प्रोसेस बता रहा है कि कैसे स्टोमेटा का गार्ड सेल ओपन होगा, तो स्टोमेटा को ओपन करे। उसके अंदर क्या है कि गार्ड सेल के अंदर टर्गिडिटी होता है, मीन्स वाटर जा रहा है उसमें, गार्ड सेल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टर्गिडिटी वो फूल रहा है, तो फूल रहा है तो उसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो वो क्या करेगा, आपस में जो दो गार्ड सेल एक दूसरे से दूर होंगे तो वो स्टोमेटा को धीरे धीरे करके ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए वाटर का यहाँ पे भी रोल है स्टोमेटा को ओपन करने में। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल इन द सेल वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या कह रहा है कि उसके सेल वॉल में माइक्रोफिब्रिल्स होता है, तो उसका जो ओरिएंटेशन जैसा वो सजा होता है उसके भी थ्रू ओपन स्टोमेटा का ओपनिंग में हेल्प होता है। Cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for the stoma to appear। तो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं गार्ड सेल में, वो क्या है, ओरिएंटेड होते हैं रेडियली, ठीक है, जिससे कि स्टोमेटा को ओपन होने में हेल्प होता है। When the guard cell lose turgor due to water loss or water stress, the elastic inner wall regain their original shape, the guard cell become flaccid and the stoma close। मैं कह रहा है कि वाटर आया, एब्जॉर्ब हुआ, खुला, तो जो खुलता है उसी में गैसेस एक्सचेंज भी होंगे, लाइट एब्जॉर्ब भी होगा, वाटर वेपर का लॉस भी होगा। और जैसे वाटर वेपर का लॉस हो गया गार्ड सेल से, तो गार्ड सेल का क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा, पचक जाएगा, तो उससे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। Usually the lower surface of a dorsiventral often dicotyledonous leaf has greater number of stomata, while in an isobilateral often monocotyledonous leaf they are about equal on both surface। मैं कह रहा है कि दो तरह के लीफ होते हैं, डाइकॉट मोनोकॉट। डाइकॉट लीफ में जो लोअर सरफेस होता है डोर्सिवेंट्रल, उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होता है, ठीक। और जो मोनोकॉट लीफ होते हैं उसके लोअर और अपर सरफेस दोनों में इक्वल अमाउंट में
स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आता है कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन। ये क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली क्या है कि वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है ये सब प्रॉपर्टीज है जो ये हेल्प करें। कोहेशन होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से जुटे हुए रहेंगे, वो हो जाएगा कोहेशन। ठीक है, फिर अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैक्री एलिम। अब जो पोलर सरफेस है उधर जो वाटर अट्रैक्ट हो रहा है उसको कहेंगे एडहेशन। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, वाटर गैस फेज में भी होता है, वाटर वेपर और लिक्विड में। तो लिक्विड में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा एक दूसरे से एज कंपेरिजन टू गैस फेज, तो वो ही अट्रैक्शन को जो कि लिक्विड फेज में ज़्यादा रहेगा उसी को कहेंगे सरफेस टेंशन। अब आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बेसिकली जो पुलिंग फोर्स होता है उसको रोकना, उसको रेजिस्ट करना। जब आपको कोई खींच रहा है तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। और फिर आते एक हाई कैपिलैरिटी। वो क्या होता है, वो एक होता है जो कि कोई पतला ट्यूब होता है उसमें जो एबिलिटी राइज करता है, ठीक है, मूवमेंट का। तो एक पतला ट्यूब में मॉलिक्यूल का मूवमेंट को राइज करने का जो एबिलिटी राइज करे उसको कहेंगे हाई कैपिलैरिटी। ठीक है, इन प्लांट्स कैपिलैरिटी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैक्री एलिमेंट ट्रैकिस एंड वेसल। तो प्लांट्स में कैपिलैरिटी कैसे एडेड होगा, जो कि ट्रैक्री एलिमेंट्स ट्रैकिस और वेसल का स्मॉल डायमीटर मिलेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में वाटर का ज़रूरत होता है, वो फार्मूला ही है C6H12O6। किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। ठीक है, as water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cell is continuous, it results in pulling of water molecule by molecule into the leaf from the xylem। तो हम लोगों ने देखा स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है और ओपन कैसे होता है, प्रोसेस को तो समझ लिया। तो अब क्या होता है कि जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो गया, वाटर उससे चला गया तो वो क्लोज हो जाएगा। तो उसमें जो वाटर का जो फिल्म रहेगा सेल के ऊपर, स्टोमेटा के सेल के ऊपर जो वाटर का फिल्म रहेगा वो क्या करेगा, कंटिन्यू वाटर मॉलिक्यूल जो है जाइलम में उसको अपनी ओर खींचते रहेगा, क्योंकि एक बार हुआ तो बार बार नहीं प्रोसेस होगा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, measurement reveals that force generated by transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem side column of water over 130 मीटर हाइट। इसमें यह बता रहा है कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि उस जाइलम के साइज का भी वाटर कॉलम जो होता है वो 130 मीटर तक खींच सकता है। ठीक है, अब क्या है कि अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। अब आगे की जितनी टॉपिक है ये हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा। अब मूवी के कैसे कि पार्ट बाय पार्ट बनाऊँ तो मूवी हिट होता है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरी भी मूवी हिट हो। चलिए, मैं अब आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे अंदर हिम्मत बने कि मैं इस तरीके के और वीडियो बना के ला सकूँ आप लोग। और आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग तो मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अब मुझे भरोसा है कि आप लोग कीजिएगा। चलिए बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस।